गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का एक क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो और साथ में जाओगे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने वो ये है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। ठीक है, पंचायती राज में क्या खो गया है, जो क्वेश्चन है आपका ये लिया गया है गांव के घर चैप्टर से, जिनके राइटर है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति, याद रखना चीजें। तो पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान जी नहीं, धर्म जी नहीं, पंच परमेश्वर। हाँ बिल्कुल, जो पंचायती राज है उसमें पंच परमेश्वर खो गए हैं। ठीक है, जो पिछले जमाने के व्यक्ति होंगे ना, जैसे कि तुम्हारे दादाजी हो गए, तो उनसे पूछना ये पंच परमेश्वर क्या चीज होती थी, वो आपको बता देंगे डीपली में प्रॉपर तरीके से। चलो जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, एक मिनट रुक जाना। कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? ठीक है, कठोर शब्द का विलोम, कठोर का उल्टा क्या होता है? कुसुम, कली, मुकुल या फिर कोमल। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कठोर शब्द का जो विलोम होता है, विलोम कहने का मतलब उल्टा शब्द, राइट? तो उल्टा इसका हो जाएगा भैया कोमल। सिंपल सी बात है, ये सब चीजें तो तुम बता ही सकते हो। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर की अंकुरित शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय कोई भी शब्द के एंड में लगता है, राइट? और एक होता है आपका उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग आपका कोई भी शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। क्लियर? चलो जी, सो अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, यानी कि आखिरी में। ठीक है, आखिरी में यूज होने वाला वर्ड, मतलब वर्ड एक तरीके से। हाँ, तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा रित। ठीक है, क्या हो जाएगा? रित। चलो जी, क्योंकि रित क्या होता है ना, मतलब कोई भी शब्द के लास्ट में लगता है प्रत्यय। सो अंकुरित, देख लो, अंकु और रित, रित आपका क्या है? प्रत्यय है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ठीक है, एक लेख और एक पत्र आपका एक ऐतिहासिक पत्र है, जिसको भगत सिंह ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? सुखदेव के लिए लिखा था। इस बात के टॉपिक पता है क्या चीज थी? आत्महत्या को लेके। ठीक है, किस चीज को लेके? सुसाइड को लेके। चलो जी, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? तुलसीदास का महाकाव्य क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तुलसीदास का महाकाव्य है, मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं, तो तुलसीदास का महाकाव्य है आपका रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, रामचरितमानस। एक किनका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है तुम्हारा तुलसीदास का। क्लियर है? तुलसीदास का। इसको किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन अगर आपसे बात करें कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है कामायनी। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? पहला ऑब्जेक्टिव जो कि था कि पंच परमेश्वर खो गए हैं आपके गांव में, राइट? तो वही चीज मैंने आपको बताया था कि ज्ञानेंद्र पति की लिखी हुई रचना है, वो है तुम्हारा गांव का घर। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अब भाई देखो, जिस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर नहीं पता, थ्योरेटिकल आंसर नहीं पता, तो तुम थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हो, जैसे कि सूर्य, जैसे कि शूर। कुछ चीजें मैच हो रही है, कॉमन दिख रही है तुमको। सो क्या करना है यहाँ पे? ठीक है, लेकिन ऐसे 90% ऐसे चांसेस होते हैं ना कि जिस क्वेश्चन में तुम अगर जिसका आंसर नहीं पता, तुम आइडिया लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आइडिया लगाने वाले क्वेश्चन भी होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे तुम आइडिया लगा सकते हो सूर्य, सूर्य तो सूरदास। ठीक है, सो ए वाला ऑप्शन आप सबके सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको डेली 2 होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, राइट? डेली के डेली 2 ऑब्जेक्टिव में क्या देता हूं? होमवर्क के तौर पे देता हूं। सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, जहां पे उन्होंने कविता की रचना करी, हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो सो कमेंट नाउ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? भाई सिंपल सा लोचा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? झूठ एंड रोज उसने कहा था बातचीत। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बातचीत लिखा गया है ये आपका एक निबंध है। क्या है? निबंध है, जिसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। उसने कहा था आपका एक कहानी है, जिसको किसने लिखा है? किसने लिखा है भैया? लिखा है उसी को तो लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। सुशी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर बात करी जाए रोज की, रोज भी आपका एक कहानी है। ठीक है, रोज भी आपका एक कहानी है, जिसको लिखा है अज्ञे जी ने। और जूठन, जूठन भी आपका एक कहानी है लेकिन आत्मकथा है, जिसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। करेक्ट है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। 10 नंबर की सिपाही की मां के रचयिता कौन है? देखो भाई, मैं सिंपल सा बात बता रहा हूं, सिंपल सा लोचा है बिहार बोर्ड वालों का, कि भाई तुम क्या करो, आपके काव्य खंड में 13 चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, और गंध खंड में भी 13 चैप्टर पढ़ते हैं, यानी कि चैप्टर आपके हो गए 26, राइट? 26 आपके पास चैप्टर हो गए। अब 26 चैप्टर है, 26 कवि है, राइट? यानी कि जो काव्य खंड के जिनको लिखा है, जिन्होंने काव्य खंड को लिखा है, तो वहां 13 आपके काव्य खंड है, राइट? तो 13 कविता है आपके, तो 13 कविता के 13 कवि होंगे, राइट? उसी तरीके से आप आ जाओ, अगर आ जाओ गदखंड में, तो गदखंड में भी आपका 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर के अलग अलग राइटर होंगे, यानी कि 13 राइटर। यानी कि अगर मैं बताना चाहूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, तो आपके सामने 26 चैप्टर्स हैं और 26 कवि एंड राइटर हैं आप सभी के सामने। ठीक है, तो क्या कर लो भाई, इनका नाम याद कर लो कि किस चैप्टर को किसने लिखा है।
बस आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। आपका ऑब्जेक्टिव मतलब काफी 10% ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है, क्योंकि बिहार का किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर तुम उठा के देख लो, किसी भी ईयर का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जब से बिहार बोर्ड ने एग्जाम लेना स्टार्ट करा है 12th का, तब से आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो बोर्ड का, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे कि इस चैप्टर को किसने लिखा है या फिर इस कवि के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा है, राइट। जैसे कि अभी आपके सामने सिपाही की मां के रचयिता कौन है, सिपाही की मां के रचयिता कौन है, मोहन राकेश। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया सिपाही की मां चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर करा दिया है। नहीं देखा जाके देख लो हमारी इस यूट्यूब चैनल पे, या फिर मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की जयशंकर प्रसाद रचित पाठ का नाम है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा पाठ है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सो प्रगीत और समाज की बात करी जाए तो नहीं, प्रगीत और समाज तो कभी भी नहीं होगी भैया, इसको नामवर सिंह ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है, नामवर सिंह ने। बातचीत, अरे भैया ये तो आपका निबंध है, किसने लिखा है जी, तो इसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। अच्छा जी, संपूर्ण क्रांति की अगर बात करी जाए तो हाँ, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को लिखा है। सुसी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करी जाए उसने कहा था को, तो उसने कहा था को लिखा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी या फिर राम कृष्ण गुगलानी। सो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की संधि के कितने भेद होते हैं भैया। हिंदी में संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। क्लियर है, सब चीजें याद रखना है, सब बेसिक वाली कॉन्सेप्ट है, बेसिक वाली चीजें। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, उदय प्रकाश कहने का मतलब कि उदय प्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। और उदय प्रकाश नारायण ने कौन से चैप्टर को लिखा है, तो इन्होंने लिखा है तिरिक्ष को, ठीक है, तिरिक्ष को लिखा है इन्होंने। तो 1952 में इनका जन्म हुआ था, 1942, 1930 या फिर 1960। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो उदय प्रकाश नारायण थे उनका जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 15 नंबर की, लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, ठीक है। लीड बेटर की नजर में जो जे कृष्णमूर्ति थे, जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा पाठ को लिखा है, ठीक है, शिक्षा पाठ को लिखा है, जो कि आपका एक शिक्षा शास्त्र है, राइट। तो लिडबेटर की नजर में जो कृष्णमूर्ति थे वो क्या थे, राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या फिर गांव के शिक्षक। तो लिडबेटर की नजर में जो जे कृष्णमूर्ति थे, ठीक है, वो एक विश्व शिक्षक थे, वर्ल्ड टीचर थे। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 नंबर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बेसिक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आई नीड योर सपोर्ट। मुझे अभी जो बहुत ही ज्यादा नीड है, अर्जेंट नीड है, वो है आप सभी की सपोर्ट, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हर एक टाइम हर एक सिचुएशन में क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करते रहता हूं, कर रहा था और करता रहूंगा इन द फ्यूचर, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूं 16 नंबर, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। अगर शिक्षा यहां पे रहता तो आप बिना सोचे समझे टिक करते शिक्षित, ठीक है। लेकिन अगर दीक्षा की बात करें तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसका एक शब्द होता है तुम्हारा दीक्षित। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। मैंने आपको क्लियर करी है कि बालकृष्ण भट्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करी जाती है, पहला कि किस युग और दूसरा किस काल। अगर काल अगर पूछे आपसे तो बिना सोचे समझे मारना भारतेंदु, सॉरी 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 आधुनिक। अगर आपसे काल पूछे तो आप क्या करना, आधुनिक टिक करना, ठीक है, आधुनिक काल के थे। लेकिन अगर बात करें युग की तो ये भारतेंदु युग के थे। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था, 1904 में, 1911 में, 1900 या फिर 1899 में। जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी उनका जन्म हुआ था 1904 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करी जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी भैया कार एक्सीडेंट में, ठीक है, कार एक्सीडेंट में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की, ग्राम शब्द का विशेषण क्या है। ये आपका आ गया व्याकरण से क्वेश्चन, राइट। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब तो व्याकरण की चीजें, व्याकरण की चीजें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक वगैरह तुम लोग को क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ग्राम शब्द का विशेषण तुम्हारा हो जाएगा ग्रामीण। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम, अगर कोई बंदा, ठीक है, अगर कोई बंदा फर्स्ट आता है, ठीक है, अगर मान लो आपके क्लास में 10 बंदे हैं, 10 बंदे में तुम आए टॉपर, तुम आए फर्स्ट टॉपर के लिस्ट में, तो तुमको क्या मिलेगा भैया, तुम्हें मिलेगा पुरस्कार मिलेगा, चाहे तुम्हें कॉपी क्यों ना मिले, पेनी क्यों ना मिले, 2 रुपए का चॉकलेट क्यों ना मिले, तुम्हें मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है पुरस्कार। जो बंदा फेल होता है उसे मिलता है डोज, यानी कि डांट मिलती है, दंड मिलता है। तो पुरस्कार का उल्टा क्या होता है, दंड, ठीक है, दंड। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के, दिनकर जी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है, दिनकर जी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो दिनकर जी थे उन्हें मिला था पद्म भूषण, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी
इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो आपको लिखी थी वो लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, ठीक है, तो मैं बताऊं तो जयशंकर प्रसाद की रचना है आपका संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति में उन्होंने छात्र आंदोलन करा था पटना में गांधी मैदान में 1974 में 5 जून 1974 को। तो ये सब चीजें आप क्लियर रखोगे। आ जाओ जी 23 नंबर क्वेश्चन कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, साहू जी नाम था। क्या नाम था, साहू जी। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि सुकून की तलाश किनकी रचना है। ये जो सुकून की तलाश आपकी जो भी रचना है वो किस कवि की है। इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की, ज्ञानेंद्र पति की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो सुकून की तलाश किनकी रचना है, तो वो है शमशेर बहादुर सिंह की। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा 100% एकदम, ठीक है। और शमशेर बहादुर सिंह की आपके बुक के अकॉर्डिंग रचना इनकी कौन सी है, उषा, ठीक है। आ जाओ जी 25 नंबर क्वेश्चन की हार जीत किस प्रकार की रचना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ हार जीत को किसने लिखा है। तो याद रखना हार जीत को लिखा है अशोक वाजपेयी ने, ठीक है। किसने लिखा है, अशोक वाजपेयी, ठीक है, अशोक वाजपेयी ने लिखा है। क्लियर है, चलो जी ये सब चीजें आप क्लियर रखना। तो हार जीत किस प्रकार की कविता है, ये आपका एक गद्य कविता है, ठीक है, गद्य कविता है। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना एंड साथ में सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारी टारगेट है ना भाई, उसे कंप्लीट कराने में आप जितना ज्यादा हो सके आप हमारे हेल्प करो। और मैं एक दिन लिख के दे रहा हूं ना, विद गारंटी है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप सभी का मुझे मतलब एक तरीके से भारी मात्रा में सपोर्ट मिला ना, तो हमारी जो टारगेट है बदलना बिहार है, वो चीज मैं करके रहूंगा आप सभी के सामने। एक दिन मैं भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से राजस्थान टॉप पे आते हैं ना, उस तरीके से हमारा स्टेट बिहार भी एक दिन टॉप पे रहेगा। बिहार की एजुकेशन सिस्टम भी सही होगी यहाँ की, ठीक है। बस तुम सभी एक अच्छे इंसान को सपोर्ट करो, बस मैं यही कहना चाहूंगा। जो तुम एबीसीडी कराने वालों को सपोर्ट करते हो ना, जो भैया आपको एबीसीडी कराता है, ठीक है, उसको आप भारी मात्रा में 2-2 लाख 4-4 लाख मात्रा में इस तरीके से सपोर्ट करते हो ना, तो मैं बोलूंगा भाई जिस बंदे का सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर देखे कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया करो, ठीक है। आप उसके कंटेंट देखो, अगर उसके कंटेंट में दम है तभी आप सपोर्ट करो। अगर वो बंदा एबीसीडी आपको नहीं करा रहा, उसके पीछे का हर एक फिजिक्स आपको बता रहा है, उसके पीछे का हर एक साइंस आपको समझा रहा है ना, तो तुम ऐसे इंसान को सपोर्ट करो, ठीक है। शिक्षित इंसान को सपोर्ट करो, ना कि अशिक्षित इंसान को जो कि यूट्यूब पे एज अ यूट्यूब क्रिएटर काम कर रहा हो। समझ रहे हो चीजें, जो यूट्यूब पे एक टीचर की भांति काम कर रहा हो, जो भैया मैं बोलता हूँ क्लियर कि जो बंदा, ठीक है, बच्चे से एक पीडीएफ तक के पैसे चार्ज करता है, ठीक है, जो मतलब जो टीचर, ठीक है, टीचर उन्हें क्या ही बोलना है यार, उन्हें बोलो एज अ यूट्यूब क्रिएटर, ठीक है। क्योंकि जो टीचर एक बंदा से, एक स्टूडेंट से क्या करता हो, पीडीएफ तक के पैसे चार्ज करता हो, वो टीचर नहीं भाई, उसे आप यूट्यूब क्रिएटर ही बोलो। एक तरीके से उन्होंने, पता है, उन्होंने सारे लोग अफिलिएट मार्केटर है, ठीक है, सारे ने सेल्स एंड बिजनेस सीख रखे। समझ रहे हो चीजें। बाकी मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये चीज, इसका मतलब ये नहीं कि भाई चलो छोड़ो हटाओ, ठीक है। कभी इस चीज के बारे में डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बोलता हूँ तुम एक अच्छे इंसान को सपोर्ट करो जो शिक्षित है, ठीक है, एंड जो आपके लिए हर एक टाइम, हर एक सिचुएशन में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हो आप सभी को, 100% हर एक चीज आपको समझा रहा हो प्रॉपर तरीके से, तो तुम उसे सपोर्ट करो, ना कि जो आपको एबीसीडी करा रहा हो वैसे टीचर को। चलो जी आदर्श शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। अब विशेषण की बात करी जाए भाई, विशेषण तो ये सब सिंपल सी चीजें, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, व्याकरण की चीजें हैं। तो आदर्श का विशेषण क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं आपको बता दूं, आदर्श यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, आदर होना चाहिए था, ठीक है। तभी तो आदर का विशेषण क्या होगा, तुम्हारा आदरणीय होगा। और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी मुझे सेम दिख रहा है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी को तुम हटा दो, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लो। चलो जी 27 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, दानी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, दीन प्रसाद भट्ट या फिर शनि प्रसाद भट्ट। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो बालकृष्ण भट्ट थे उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और जो बेनी प्रसाद भट्ट थे एक पेशे से, ठीक है, पेशे से एक व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। देखो जो तुलसीदास थे ना, ठीक है, अपनी पत्नी के फटकार के कारण, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कलह, ठीक है, दिन प्रतिदिन माने डेली का डेली इनका कलह हो रखा था इनकी पत्नी का, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम था भैया रत्नावली। क्या इतना नाम था, रत्नावली था भैया, इतना प्यारा नाम था। और ये डेली अपने पति से यानी कि तुलसीदास से क्या करती रहती थी, झगड़ा करते रहती थी, एकदम डेली के डेली फिक्स था इनका। तुलसीदास ने कहा भाई तुम रहो अपने घर में, मुझे नहीं रहना यार, मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो उन्होंने निकला। फिर उसके बाद उन्होंने रचना करी रामचरितमानस की 6031 में, ठीक है। और काफी कुछ उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, ग्रंथ लिखे, काफी अच्छे पुस्तकें लिखी, काफी अच्छे काव्य बनाए उन्होंने, ठीक है। और एक तरीके से कह सकते हो वो राम के, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के एक बहुत ही बड़े भक्त थे। आ जाओ जी तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली। क्लियर है। जयशंकर प्रसाद की नाटक रीति कौन सी है। नाटक रीति कहने का मतलब एक तरीके से नाटक कह लो, ठीक है, एकांकी कह लो। सो इनकी नाटक रीति कौन सी थी, इनकी नाटक रीति थी ध्रुव स्वामिनी। सोई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की गंगा शब्द का पारिभाषिक कहने का मतलब कि एक दूसरे से मिलता हुआ शब्द, ठीक है।
मंदाकिनी अगर अनंत महाकाय, ठीक है, सो गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा मंदाकिनी। सो ई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट, 100% सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 31 नंबर की, भारत का विशेषण क्या होगा? विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, राइट। सो भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय, भारतीय, भारत, अभारतीय। सो भाई ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो मुझे सेम ही दिख रहा है, जो अगर आपने ए मारा हो, बी मारा हो, सबका सही है। आ जाओ जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी रचना है, ठीक है, जिन पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? वो है आपका उर्वशी, ठीक है, उर्वशी को मतलब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। और एक और रचना है संस्कृत की 4 अध्याय, उस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को ही। आ जाओ जी, 33 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द, मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो भूमि, ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, रोज कहानी, रोज आपका एक कहानी है। यहां से देखो, कोई भी क्वेश्चन से आपको दो तीन चीजें क्लियर होती है, जैसे कि रोज, रोज आपका कहानी है और इसके कहानीकार कौन है? अज्ञे, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशेखर शर्मा गुले। तो इनके भैया जो कहानीकार है वो है अज्ञे जी। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। और अगर बात करी जाए मोहन राकेश की, तो मोहन राकेश की अगर बात करी जाए ना, तो मोहन राकेश इन्होंने एक आंकी लिखा है जिसका नाम है सिपाही की मां, क्लियर है। बालकृष्ण भट्ट ने एक वो लिखा है, ललित निबंध लिखा है जिसका नाम है बातचीत। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने एक कहानी लिखा है, जो कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, रिलीज हुई थी, जिसका नाम है उसने कहा था। हाँ जाओ जी, 35 नंबर क्वेश्चन और आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अभी भैया पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बातचीत जो आपका शीर्षक है उसके निबंधकार का नाम है आपका बालकृष्ण भट्ट। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आपके लिए कंटेंट डालना बंद कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। बस मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है। सो आप सभी जितना ज्यादा हो सके भारी मात्रा में सपोर्ट दिखाओ, अपने दोस्तों में भी शेयर करो वीडियोस को, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड साथ में जो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस आप सभी कर देना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू बच्चों।